अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद। जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ऐसा महसूस होता है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल और सदनाए जेल के जुल्म भरे वाक़यात के लिए ही इकबाल ने यह शेर कहा था। दोस्तों, अगर हम शाम की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पब्लिक ओपिनियन हमें बहुत डाइवर्स नज़र आता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस ऐसी हैं जो कि आज के दिन में बहुत रेलेवेंट हो चुकी हैं। एक तरफ तो हमें ये नैरेटिव सुनाई देता है कि ये मुजाहिदीन की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है, यानी एक प्योर पैन इस्लामिक जो एक रेडिकल स्टांस है वो हमें सोसाइटी में अंडर डिस्कशन नज़र आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है इससे मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब थी वो और एस्केलेट कर जाएगी और मज़ीद नुकसान हो सकता है। यानी एक तरफ गज़ा की रियलिटी है, फिर उसकी तरफ जो इसराइल का रोल है वो सबके सामने है, और फिर इसी के साथ-साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं जो कि जैसे कि अमेरिका है और जो रशिया है, इन सब के यहाँ अब एक अलग किस्म की जो रियलिटी है वो सामने आ रही है। और एक क्या बेहतरीन एक जो एनालिसिस ऑफ द रियलिटी हो सकता है इस सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, और जो यानी हिस्ट्री के साथ अगर इसको हम मैच करके देखें तो एक क्या पर्सपेक्टिव एक आम आदमी के ज़हन में बनना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए ये सानहा हमारे लिए किस किस किस्म के नए नताइज और नई रियलिटी लेके आ सकता है। इसी किस्म की सारी डिस्कशन करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है टेक के स्टूडेंट विंग ईएसएफ के प्रेसिडेंट मिस्टर असद अशरफ को। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद भाई, आपके सामने है जो रियलिटी ये बन चुकी है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल डिस्कशन ऑफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन सीरिया, मैं स्टार्ट एक्चुअली यहाँ से लेना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक्चुअली में ये जो बशारुल असद की रिजीम है, जो कि एक्चुअली में एक हॉट टॉपिक है, और जिस तरह के असद का मुल्क छोड़ के चला जाना, रशिया के अंदर चले जाना, और वहाँ से फिर एक्चुअली अब वो दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश भी कर रहे हैं किसी तरीके से, नॉट पोलिटिकली बट ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू क्लैरिफाई हिज स्टांस। आप कैसे देखते हैं, मतलब क्यों, क्या ये रियलिटी थी, किस तरह से वो हुकूमत में रहे हैं, क्या वाकई शाम के लोग उनसे तंग थे जिस तरह से मीडिया में लोगों को बताया जा रहा है, या वो एक्चुअली में एक बहुत अच्छे जो थे वो वहाँ पे यानी अपनी वो हुकूमत को लेके चल रहे थे। तो ये रियलिटी क्या है असद भाई? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दोबारा शो पर बुलाने का बहुत शुक्रिया। आपने ज़िक्र किया सदनाया जेल का, और मेरे ख्याल से सदनाया जेल शाम की रियलिटी और असद रिजीम को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है। सदनाया जेल के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर लोगों को इतना जुल्म किया गया लोगों पर। एक वाक़या मैं अगर आपके सामने रखना चाहूँ, तो एक शख्स जो कि जेल से बाहर निकलता है, उसके ज़हन में अभी तक ये है कि शायद बशारुल असद के वालिद हाफ़िज़ुल असद अभी तक उनकी हुकूमत है। यानी उन्हें ये भी नहीं पता कि ये हुकूमत चेंज हो चुकी है। अगर बात करें हाफ़िज़ुल असद की, तो वो भी उतना ही ज़ालिम था, ठीक है। हम देखते हैं कि जब 1971 में जब वो इक़्तिदार में आया, और उसके बाद उसने पीस एग्रीमेंट के नाम पर जो इसराइल के साथ मुआहिदा किया, गोलान हाइट्स को एक तरीके से बेच दिया। 1982 में हम ये देखते हैं कि तब की यानी अख़वानुल मुस्लिमीन, जो कि एक्चुअल में बशारुल असद के वालिद हाफ़िज़ुल असद के ख़िलाफ़ या उसकी रिजीम के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म शो कर रही थी। 70s से हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज़म ज़्यादा तेज़ होनी शुरू हुई, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमा शहर जो कि उस पॉलिटिकल एक्टिविज़म उस रोल का वो मरकज़ बना हुआ था। इस चीज़ से निपटने के लिए हाफ़िज़ुल असद ने अपने भाई को, जो कि एक और मिलिटेंट ही था, उसने आर्मी देकर भेजा, और वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की, वहाँ पर लोगों को मारा, वहाँ पर 10,000 से 40,000 तक मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। और यहीं तक नहीं रुके, तकरीबन शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया, जिस तरह हम देखते हैं कि आज गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया। तो इस लेवल पर जुल्म था हाफ़िज़ुल असद का। लेकिन जब हाफ़िज़ुल असद का इंतकाल होता है ना, तो उसके बाद 2001 में बशारुल असद हुकूमत में आता है, तो हम ये देखते हैं कि लोगों का ये नैरेटिव था कि शायद हाफ़िज़ुल असद बशारुल असद से कम ज़ालिम था। इस लेवल पर बशारुल असद का जुल्म जा चुका था। और हम देखते हैं कि 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद जिस जिस तरह के मुजालिम मुसलमानों पर ढाए गए, एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख लोग इस वक्त लुकमा अजल बन चुके हैं इस जंग में। यानी एक्चुअली
सॉरी टू कट यू हियर, एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पब्लिक में एक तरह से एक जो नैरेटिव, एक स्टांस है कि यार एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी फेक न्यूज़ेस थी। हालाँकि रिपोर्टेडली ये न्यूज़ ने एक्चुअली ये सारी जो आप फैक्ट्स कोट कर रहे हैं वो मेंशन भी किए हुए हैं। दे आर एविडेंस, दे आर टेस्टिमोनिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये जो एक यानी आप बेसिकली ये रद्द कर रहे हैं इस नैरेटिव को जो कि मीडिया के अंदर है कि यार बशारुल असद से कोई प्रॉब्लम नहीं थी अवाम को, वो जो वाक़यात थे वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत थे, जो एक छोटी बहुत नीश को, तो आप उसको बेसिकली नेगलेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और हुँ। कोई भी एक पॉलिटिक्स पर या कोई भी आज की दुनिया पर एक जो सरसरी सी निगाह रखने वाला और एक अच्छी निगाह रखने वाला कोई भी शख्स इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि बशारुल असद एक जालिम था। और हुँ। हिस्ट्री में और भी मुजालिम डालने वाले हुक्मरान रहे हैं, लेकिन बशारुल असद ने जो किया उसने तो अपनी हद ही पार कर दी। वेल आई एम क्यूरियस टू नो कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो कि उस बंदे ने अपनी टेन्योर के अंदर किया है? क्या इससे अलावा भी कोई बड़े-बड़े वाक़यात उसके टेन्योर में हुए हैं जो कि एक्चुअली शाम के लोगों ने या दीगर दुनिया ने देखे हैं उसके हाथों? जी, जी, बिल्कुल। अरब स्प्रिंग जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है अरब की दुनिया में। जब वो स्टार्ट हुआ है तो हम ये देखते हैं कि तुनीसिया से वो स्टार्ट हुआ और तुनीसिया में एक शख्स अपने आप को आग लगा देता है और उसके बाद एक मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद कुछ अरब ममालिक में वो फैलता जाता है। एक्चुअल में वो जो अरब स्प्रिंग था वो हुक्मरानों के खिलाफ था, रिजीम्स को हटाने के लिए, डिक्टेटर्स को हटाने के लिए था। और कुछ ममालिक में वो कामयाब भी होता है, जिस तरह इजिप्ट या तुनीसिया। लेकिन शाम में जब वो स्टार्ट होता है, शाम की रियलिटी से डिफरेंट होती है। शाम के लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या डेमोक्रेटिक राइट्स की बात नहीं कर रहे। शाम के लोग बात कर रहे हैं इस्लाम की। शाम के लोग बात कर रहे हैं इस्लामी सिस्टम के निफाज की। और यही चीज़ मगरिब को यानी वेस्ट को और ग्लोबल पावर्स को काबिल कबूल नहीं थी। उन्होंने पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पर रिबेलियंस को कुचलने के लिए, इस मुमकिन इस्लामी सिस्टम का रास्ता रोकने के लिए रशिया को इन्वॉल्व किया। और हम देखते हैं कि लाखों मुजालिम उसके बाद लाखों मुजालिम मुसलमानों पर डाले गए। और जिस तरह के वाक़यात हमें सदनाया जेल से मिल रहे हैं वो इसकी मिसाल है। यानी लोगों को यही नहीं पता कि अभी हुक्मरान कौन है। एक न्यूज़ अगर शेयर करूं तो एक फैमिली के 112, जस्ट इमेजिन 112, 112 दैट्स मेंबर्स अ रियली इस ह्यूज नंबर। एग्ज़ैक्टली। 112 मेंबर्स इस जुल्म का शिकार हुए। पीछे क्या बचता है? पीछे वेल वेल दैट्स रियली शॉकिंग, और दिल दहला देने वाली ये सारी चीज़ें हैं जो कि बशारुल असद के टेन्योर में हुई हैं, और ज़ाहिर है ये लोगों के सामने आनी चाहिए। खैर मीडिया के अंदर भी ये बहरहाल हमें कहीं न कहीं यानी जो डीप लेयर्स ऑफ मीडिया होती है वहाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है पब्लिक फिगर जो है ना इस तरह से खुल के डिस्कशंस नहीं करते। आपने अपनी डिस्कशन में ये ज़िक्र किया कि यूएस ने पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर के ऊपर रशिया को यहाँ पे यानी थोड़ा बहुत इन करने की कोशिश की। अ, लेकिन जहाँ तक पब्लिक नैरेटिव है, यानी कहीं न कहीं मीडिया पे जो डिस्कशन हो रही है, वो तो ये है कि सीरिया का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, और यानी ज़ाहिर है अवाम के ऊपर एक डिक्टेटर जो था वो ज़ुल्म कर रहा था, जिसको बहरहाल कहीं न कहीं नेगलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उसकी इमेज को अच्छा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहरहाल और उसके खिलाफ ये एक रिबेलियन थी। लेकिन आप जो ज़िक्र कर रहे हैं, इससे तो नज़र आता है कि ये एक मैसिव लेवल की प्लानिंग थी और इसके पीछे ग्लोबल पावर्स थी। तो व्हाट वर द कॉजेज़ बिहाइंड दिस इंटरनल एंटायर कॉन्फ्लिक्ट मिस्टर असद? सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि मिडल ईस्ट में और ख़ुसूसन शाम में होने वाले वाक़यात वो कभी भी इंटरनल इश्यूज़ नहीं हो सकते। वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल पावर्स हमेशा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यही हमने शाम में देखा एक्चुअल में, जब अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ है और अरब स्प्रिंग के बाद जब ये देखते हैं कि हम मुज़ाहिरों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और कुछ फैक्शंस, कुछ रिबेलियन फैक्शंस बनना स्टार्ट हुई। उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट टर्की की भी थी, उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की भी थी। ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट उसमें उसमें थी। अब हुआ ये कि जब ये फैक्शंस बनना स्टार्ट हुई, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि लोगों की ओपिनियन इस्लामिक ओपिनियन थी। लोग इस्लाम चाहते थे और जब वो लोग एक ग्रुप को जॉइन करेंगे तो ज़ाहिर है वो इस्लाम ही चाहेंगे। इस दौरान जो फैक्शंस बनी उनमें ज़्यादातर तादाद उनकी थी जो इस्लाम ही चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है एक डाइवर्स रियलिटी भी होती है एक कंट्री की। तो कुछ यानी फैक्शंस जिस तरह एसडीएफ, वो उनका नज़रिया और था, ठीक है। अब हुआ ये कि जब कुछ डिमांड्स जो कि इस्लामिक डिमांड्स थी और उनको पूरा नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है। जैसे अब दूसरी अरब कंट्रीज़ में जो अरब स्प्रिंग का शिकार बनी, उसमें ये डिमांड पूरी हुई और डेमोक्रेटिक रिजीम्स आ गईं। लेकिन यहाँ पर ये डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। तो यूएस और ग्लोबल पावर्स ने इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर है करनी थी, क्योंकि हमने रिसेंटली भी एक बयान सुना पुतिन का कि वो कहता है कि हमने शाम में इस्लामिक कैलिफेट का रास्ता रोकना, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वर्ल्ड ऑर्डर के सारे टैक्टिक्स थे। उसमें हुआ ये कि टर्की ने अपने इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए, यानी कुर्दों का इश्यूज़ और जो उसके मुहाजिरीन जो कि
लाखों मुसलमान जो इधर से यानी शाम से हिजरत करके उनके बॉर्डर्स पर या उधर रह रहे थे, उनका इशू रिजॉल्व करना था, क्योंकि वो उनके लिए दर्द सर था। तो उसने कुछ ग्रुप्स की सपोर्ट शुरू कर दी। इसी तरह अमेरिका जो है, ठीक है, उसने एसडीएफ जो है यानी कुर्द, उनकी सपोर्ट शुरू की, इस बहाने से कि वो शायद आईएसएस या उनको टैकल करने के लिए वर्क करेंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ देखते हैं कि इन्हीं रिबेलियंस को रोकने के लिए बशारुल असद की सपोर्ट के लिए ईरान और बाद में रशिया इन्वॉल्व होते हैं। ईरान के साथ आपको पता है कि हिजबुल्ला उसका एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है उसकी, वो भी इन्वॉल्व होती है, और वो एक्चुअल में इन रिबेलियंस को इदलिब जो कि एक छोटा सा सूबा है उस तक महदूद कर देते हैं। तो एक्चुअल में तब 2015-16 तक एक रिबेलियन का रास्ता रोक दिया गया था और उन्हें दूसरे मैदानों में धकेल दिया गया था, उनकी अटेंशन एक्चुअल में डिवर्ट कर दी गई थी। और हम देखते हैं कि 2019 में आते हैं ये वाक़यात, तो एक पीस एग्रीमेंट होता है, सीज़ फायर एग्रीमेंट, जिसके तहत उन्हें और ज़्यादा रोक दिया जाता है। एक बफर जोन बनता है इदलिब के प्रोविंस में 15 से 20 किलोमीटर का, कि यहाँ पर डीमिलिटराइजेशन होगी और यहाँ पर कोई भी फैक्शन या कोई भी रिबेलियन ग्रुप उनकी प्रेजेंस नहीं होगी। तो ये एक्चुअल में बशार की हुकूमत को बचाने के लिए या उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ये सब किया गया, और उसी का नतीजा हम देखते हैं कि लोगों में वो इस्लामी जज्बात ज़्यादा भड़कते गए, क्योंकि मजालिम पैरेलल में मजालिम जारी थे, ठीक है। तो ये नहीं था कि इसके साथ मजालिम रुक गए। सीज़ फायर एग्रीमेंट सिर्फ हुकूमत को बचाने के लिए था, वो सिर्फ उधर तक महदूद था। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, मैं एक्चुअली फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? यू सेड कि यूएस ने एक पॉलिटिकल टैक्ट के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? जी बिल्कुल। एक्चुअल में एक नैरेटिव जो पाया जाता है ना, वो ये पाया जाता है कि यूएस और रशिया आपस में मुखालिफ हैं, और ये नैरेटिव को मैं डिनाई नहीं कर रहा। जो सियासत को लोग समझते हैं, उन्हें ये पता है कि अगर दो पार्टीज़ एक मुकाम पर वो दोनों मुखालिफ हैं, तो किसी दूसरे मुकाम पर अपने मुफादात के लिए इकट्ठी भी हो सकती हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। और जब बात इस्लामिक सिस्टम की हो, तो हमें पता है कि कुफार इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उन्होंने ज़ाहिर है वो टैक्टिक्स अपनाए और रशिया को इन्वॉल्व किया। रशिया का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर पता नहीं किसकी मंजूरी के साथ वो सीरिया के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। हम्म। कैसे? क्या कोई ये सोच सकता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर उठे और जाके यूके या इस तरह के किसी मुल्क की सरहद पर पहुंच जाए? नो, एग्जैक्टली, नहीं, दैट्स नॉट इंटरनेशनल पॉसिबल। वाटर्स हैं, उनको इस्तेमाल करना है। उनको इस्तेमाल करने की कोई मंजूरियाँ होती हैं, कोई कोई बॉडीज़ बैठी हुई हैं, कोई पावर्स बैठी हुई हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो ज़ाहिर है कि एक ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है इस चीज़ से कि, और एग्रीमेंट हुआ है, एक बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, बैक डोर पे ये सारी बातें होती रही हैं। हिलरी क्लिंटन का ये बयान मौजूद है, और इस चीज़ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह यूएस ने रशिया को इन्वॉल्व किया अपने इंटरेस्ट और एक कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, जो कि हम पता कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, और उन्होंने वो पूरा भी किया। वेल, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ी शॉकिंग होगी कि जिस तरह से यानी एक वर्ल्ड इमेज एग्जिस्ट करती है इन पावर्स की, कि जिस तरह से आपस में ये टग ऑफ वॉर में रहते हैं, लेकिन यू नो बिहाइंड द कर्टन्स ये अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो है ना इकट्ठे भी हो जाते हैं, और फिर उसके लिए डज नॉट मैटर कि व्हाट कॉस्ट एक्चुअली दे पे टू द वर्ल्ड, दे डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। वेल, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। असद भाई, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अभी फ़िलहाल जो सीरिया की करंट सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर उसको लेकर के बहुत से डिफरेंट नैरेटिव्स और बहुत सी डिफरेंट न्यूज़ भी सर्कुलेट होती रहती हैं, बट इट इज़ क्वाइट टफ टू नो कि यार कौन सी चीज़ जो है वो या कौन सी न्यूज़ जो है वो अथेंटिक है, और अभी क्या नैरेटिव है, क्योंकि बाइस्ड नैरेटिव्स ही हमें आमतौर पे नज़र आते हैं मीडिया के अंदर, या तो प्योर सेकुलर नैरेटिव मिलता है या प्योर पैन इस्लामिक नैरेटिव। तो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन सीरिया राइट नाउ? एंड आई मीन बाय दैट कि 12 दिनों में ये जो पूरी की पूरी रेजीम शिफ्ट हो गई है, यानी एक तरफ वेल सेटल्ड डिक्टेटर की हुकूमत थी और फिर अचानक से कुछ रिबेलियंस उठते हैं और वो 12 दिनों में तख्ता पलट के रख देते हैं। व्हाट वाज द रियलिटी? वेल, ये 12 दिनों के अंदर तो नहीं हुआ। बज़ाहिर ये 12 दिनों का ही खेल था, लेकिन इसके पीछे पूरी एक रियलिटी जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि लोगों के अंदर एक लावा था जो फट रहा था। लोगों के अंदर एक रिएक्शन था जिसे बाहर आना ही आना था, और बिलख़ुसूस शाम की अवाम, जो कि ये चाहते हैं कि इस्लाम हो और ये वाली चीज़ें, तो उनके लिए ये नॉर्मल था। हम ये देखते हैं कि जो टर्की था, जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि वो उनके उसके कुछ, हम ये देखते हैं कि जिस तरह टर्की था, उसके कुछ मुफादात जुड़े हुए हैं ना, उसकी कुछ डिमांड्स हैं या उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, रेफ्यूजीज़ का इशू, वो उसको हल करना चाहता था। वो राब्ता करता है रशिया के साथ कि बशारुल असद को टेबल पर लाया जाए, उसके मुज़ाकरात पर उसे मादा किया जाए। लेकिन बशारुल असद, शायद उसे गलत फहमी थी एक कि इस वक्त वो शायद ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि
थोड़ी सी पॉलिटिकल बसीरत रखने वाला बंदा, उसे ये पता है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इस वक्त तकरीबन मात खा चुके हैं, और दूसरी तरफ रशिया खुद यूक्रेन में मसरूफ़ है। लेकिन वो फिर भी एक, जिसे कहते हैं कि एक डिक्टेटर का गुरूर होता है ना, वो टेबल पर आने पर आमादा नहीं हो रहा था। तो टर्की ने एक ट्रिक, जिसे कहते हैं, या एक टैक्टिक यूज़ किया। उसने ये किया कि जैसे ही उसे पीछे से ग्रीन सिग्नल मिला, और पीछे से मुराद आप समझते हैं, उसे ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसने अपनी जो सपोर्टेड फैक्शंस थी, जिसमें हयात तहरीर शाम और SNA, ठीक है, इनके नाम नुमाया है, उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया कि वो अलेप्पो यानी हलब पर हमला करें और इस तरह कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करें बशार पर। लेकिन जब वो लोग, जिनके लीडर्स तो बज़ाहिर टर्की के या वेस्ट के, जो जिसे कहते हैं कि एक एजेंट थे, लेकिन उनकी जो नीचे जो आवाम थी या लड़ने वाले लोग थे, वो इस्लाम के साथ मुखलिस थे। जब वो लोग अलेप्पो पर यानी हलब पर हमला करते हैं, तो हलब बिल्कुल रेत की दीवार साबित होता है। और जब वो ये देखते हैं कि इसमें हमारी कोई मेहनत ही नहीं लगी, यानी अगले जो फोर्सेस थे उन्होंने रेजिस्ट ही नहीं किया, तो वो कहते हैं कि इफ अलेप्पो, व्हाई नॉट हमा, व्हाई नॉट हमस, व्हाई नॉट दमिश्कस, ठीक है। तो वो उससे आगे बढ़ते हैं, हमा में आते हैं। फिर जब वो भी रेत की दीवार साबित होता है, और ना रशिया की तरफ से कोई सपोर्ट आ रही है, ना ईरान या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई सपोर्ट आ रही है, तो वो हमस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमस में आकर वो उधर रुक जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर उनका ये ख्याल होता है, यानी उनके लीडर्स का ये ख्याल होता है कि काफ़ी है, पहले ही हम अलेप्पो तक जाना था, उससे काफ़ी आगे आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से, साउथ की तरफ से कुछ और रिबेलियन ग्रुप्स उठते हैं, और वो जाकर दमिश्क के बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर तक अपना पड़ाव डाल लेते हैं। और दमिश्क वाज ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस, मॉर्निंग वॉक डिस्टेंस, ठीक है। और जब पीछे से खबर आती है, यानी और जब हमस ये खबर पहुंचती है, तो वो ये देखते हैं कि हम इतना दूर तो आ गए हैं, और अगर दमिश्क कोई और ग्रुप ले जाता है तो इट्स आवर पॉलिटिकल डिफीट ना। उनका ये फैसला सामने आता है कि हम दमिश्क की तरफ पेशकदमी करेंगे। जाहिर है कि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, जो थी उनको दूर कर दिया गया, और वो दमिश्क पर आकर काबिज हो जाते हैं। तो सही यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है कि जो लीडर्स थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो दमिश्क तक आएँ। अवाम ये चाहती थी, मुजाहिदीन ये चाहते थे कि वो दमिश्क भी फ़तह करें। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि वो दमिश्क तक भी महदूद रहना नहीं चाहते थे। जब वो मस्जिद बनु उमय्या में दाखिल होते हैं, तो उनका नारा यही था कि दमिश्क हमारी फाइनल मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल अल-कुद्स है। ये वीडियो सर्कुलेट भी काफ़ी हुई है सोशल बिल्कुल। मीडिया के ऊपर, तो लाखों लोगों ने देखा है। इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि जो लीडरशिप है वो बेशक इस्लाम के साथ मुखलिस ना हो, वो बेशक रिफॉर्मिस्ट बनने के एक ढोंग रचा रही हो, लेकिन अवाम है जो वो इस्लाम चाहते हैं, और वो अल-कुद्स की फतह चाहते हैं। वेल दैट वर क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और सही बात है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे नाजरीन ने पहले इस किस्म की जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो कहीं सुने होंगे। ये ज़ाहिर है, दैट इज़ वाई यू आर अ क्रिटिकल एनालिस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ रियलिटीज़, मिस्टर असद, सो थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल पार्ट्स कैसे देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना बड़ा इवेंट जो हो गया है, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रजीम शिफ्ट है और इस खित्ते के लिए भी। अभी बेसिकली यूएस क्या प्लान कर रहा है, और अभी रशिया इस रियलिटी को कैसे देख रहा है, और फिर साथ ही साथ इसराइल का क्या रोल है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। अब वो इसको कैसे टैकल करने वाला है। ज़ाहिर है उसके लिए गज़ा की एक रियलिटी पहले ही एग्जिस्ट करती है, फिर उसी के साथ एक्चुअली में ये हो जाना, तो उनको भी तो खतरा हो सकता है ना। जिस तरह से गज़ा के ऊपर इन्वेड करने का बहाना उन्होंने ये बना रखा है कि उनकी सालमियत को, इंटेग्रिटी को, उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो हो सकता है वो यहाँ बहाना बना के तो यहीं पे भी इन्वेड कर दे। और पिछले दिनों में हमें नज़र भी आता है कि कुछ अटैक्स भी उनकी तरफ से किए गए थे। तो क्या होने वाला है आगे? वेल, आपने सही कहा, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जो अमेरिका है यानी यूएस है, वो यही चाहता है कि एक्चुअल में जो जो अमेरिका है वो इस वक्त रिबिलियंस को दबाना चाहता है। जो हम देखते हैं कि जोलानी का आना, जोलानी की रिफॉर्मिस्ट बातें करना, और जोलानी का यूएस को ऑन बोर्ड रखना, तो ये सब वाज़ह करता है कि यूएस का जो गोल है वो एक्चुअल में इन रिबिलियंस को या इन इस निज़ाम के, इस सिस्टम के आने को दबाना है। और वो उसमें अभी तक लगता है कि शायद कामयाब हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि जो अवाम 50 साल के इतने जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अभी तक वो नारा लगा रही है, वो जोलानी को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, और ना यूएस इंटरवेंशन को इतनी देर दैट्स बर्दाश्त क्वाइट करेंगे, पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ टर्की को हम देखें तो उसका जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो एक तो कुर्दों का इशू है, उसको रिजॉल्व करना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेफ्यूजीज़ का इशू है, और इसीलिए उसने वो पीस टॉक्स और इनका सिलसिला शुरू करने की कोशिश भी की थी। जहाँ तक बात इसराइल की है, तो इसराइल अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ भी करता है, ठीक है।
वो उसको जब ये ख्याल आया कि शायद जो यहाँ पर बैठे रिबेलियंस हैं उनसे हमें फ्यूचर में ख़तरा हो, तो उसने सीरिया की जो सारी मिलिट्री पावर है या एयरपोर्ट्स हैं या उनके जो असला है, उस असला डिपो हैं, उनको तबाह करने का भी मंसूबा बनाया और उसमें वो पूरा भी उसने वो पूरा भी किया। और इसी तरह वो गोलान हाइट से भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे एक बात वाज़ेह होती है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को और बढ़ाने की कोशिश भी करेगा और कर सकता है, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ ज़ाहिर है कि यूएस। और दूसरी तरफ, और अगर हम बात करें रशिया की, तो बयान तो उनका आया है कि वी हैव नॉट बीन डिफीटेड इन सीरिया, लेकिन एक्चुअल में तो वो उनकी डिफीट ही थी। वो जो चाहते थे अभी उनको नहीं मिला। अगर वो यूक्रेन में बिजी ना होते तो शायद वो ज़्यादा रेजिस्टेंस कर पाते और शायद उनके हक में यही बेहतर होता। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रशिया की तो ये डिफीट ही थी। और ईरान की बात की जाए तो ईरान इस वक्त बिल्कुल हार चुका है खित्ते में। उसकी उसकी जो सारे जो प्रॉक्सीज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं, यानी हिज़्बुल्लाह, उसकी लीडरशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं बचा। और बशारुल असद का अब जाना उसके लिए एक और सेटबैक है। खित्ते की सूरत हाल तो वाज़ेह है कि यूएस तो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा और वो कोशिश करेगा कि इन रिबेलियंस को जितनी देर तक दबाया जा सके तो बेहतर है उसके लिए, लेकिन शाम की अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। वेल, एक क्लियर पिक्चर सामने आई है कि किस तरह से ग्लोबल पावर्स जो हैं एक्चुअली वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर डायरेक्टली, और बिल्कुल भी वो यानी साइड पे नहीं है इस सिचुएशन से। लेकिन यहीं पे आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग कि एक पब्लिक में कहीं न कहीं ये भी ओपिनियन है कि ये तो सब कुछ करवाया ही इसराइल ने है। यानी जैसे नेतन्याहू का जो है बयान आया कि वो मुजाहिदीन की इस विक्ट्री से बड़े खुश हैं। तो मतलब क्या ये इसराइल की तरफ से है? और दूसरी तरफ रजब तैयब है जो कि इसराइल का एक क्रिटिक है, वो भी इस विक्ट्री से, मुजाहिदीन की विक्ट्री से खुश है। तो होना तो ये चाहिए था कि उसको एक्चुअली अपसेट होना चाहिए था अगर इसराइल उससे खुश है। तो क्या कितनी हकीकत है इस बात के अंदर कि ये सब कुछ इसराइल ही ने करवाया? वेल, पहले ही मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जो रिबेलियंस थे उनको तो टर्की की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनको हुँ। किधर से इसराइल की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो इस बात का कोई लिंक नज़र नहीं आता। हुँ। और दूसरी तरफ जो असला डिपो और जो सारी जो उनकी आर्टिलरीज और ये सारा जो चीज़ें वो पहले से शाम में मौजूद थी, तो अब वो इधर हमले क्यों कर रहा है? और वो हमले भी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे कर रहा है जो कि बशार अल असद उनको प्रोवाइड करके गया। वेल, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि रेबिलियंस को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जिधर भी वो जाते गए हैं, यानी जब पब्लिक ओपिनियन आपके साथ होती है तो आपको फ़तह करने की ज़रूरत नहीं होती, आप गुजरते जाते हैं और वो चीज़ फ़तह, वो जगह फ़तह होती जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो टर्की की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इज़राइल की सपोर्ट किधर से आ गई? बिल्कुल। और क्या उसके प्रूफ क्या हैं? ठीक है, तो कोई प्रूफ नहीं है उसका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बशार था वो कौन सा उसके लिए मसला था, या वो कौन सा उसके लिए गले की हड्डी बना हुआ था? उसकी भी बस बयानबाजी नहीं थी ना, अमली इकदामात तो कोई भी नहीं थे। तो उसको ज़रूरत ही क्या थी बशार को हटाने की? वो तो उसके लिए परफेक्ट लाई था, बिल्कुल, जो कि एब्सोल्युटली। बातें तो करता था लेकिन परफेक्ट लाई था, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो उसने अभी वेपन्स डिपो और इन चीज़ों पर हमले किए हैं वो भी उस बेस पे किए हैं जो बशार अल असद प्रोवाइड करके गया था। तो मुझे कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। हुँ। जहाँ तक बात तुर्की की है, तो टर्की का सबसे मसला बड़ा जो था वो रेफ्यूजीज़ वाला और एसडीएफ यानी कुर्ड्स वाला मसला था। सही तो है। ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जब ये बयान आया ब्लिंकन का, जब उसने ये कहा कि जो एसडीएफ है यानी कुर्द्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट होने जा रहा है या उनके साथ जो नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं, तो तुर्की ने ये बात डिनाई की है। यानी टर्की ये समझ रहा है कि उनका अपर हैंड है, क्योंकि उनकी सपोर्टेड रिबिलियंस अब पावर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो वो ये समझ रहा है कि उसका अपर हैंड है। हुँ। तो टर्की का खुश होना बनता है, ठीक है। उसके सबसे बिगेस्ट एनिमी जो कि यानी कुर्द्स हैं, ठीक है, उसके खिलाफ एक पावर जो है वो इक़्तिदार में तकरीबन आ गई है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, आपकी बातों से ये तो क्लियर हो गया है कि ये इसराइल की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कहीं से भी ये शायद नज़र नहीं आता अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स दैट यू हैव साइटेड हियर। लेकिन हिज़्बुल्लाह वाइप आउट हो गई है। तो ज़ाहिर है ये ईरान की एक इनडायरेक्ट जो है वो शिकस्त है, और इसके अलावा भी ईरान को ज़ाहिर है वो जो रियलिटी उनकी है अभी फ़िलहाल, तो ये तो इनडायरेक्टली एक इसराइल की फ़तह ही बनती है ना। यानी ईरान को डैमेज होना है, जो कि एक्चुअली खित्ते में नज़र यूँ ही आता है कि इसराइल का एक अ, वही एक जो है ना वो आके उनको ललकारता है या उनको चैलेंज करता है, एटलीस्ट कोशिश करता है। तो ये तो इसराइल की फ़तह बनती है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरा आपसे सवाल है, हुँ। पाकिस्तान में अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और ये सब जानते हुए कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो कभी भी दिल से अमेरिका को सपोर्ट नहीं करती, अगर मैं ये कहता हूँ, ये नारा लगाता हूँ कि आई एम विद यूएस से, ठीक है, मुझे अमेरिका से मोहब्बत है, तो हुँ। क्या मैं कभी इलेक्शन जीत पाऊँगा?
नहीं। कुछ कहा नहीं जा सकता उनको पाकिस्तान में कौन इलेक्शन ले, कोई नहीं पता। लेकिन ऑफ कोर्स आप नहीं जीतेंगे, दैट लुक्स रैशनल। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सवाल मेरा इधर ये बनता है कि अगर ईरान के लीडर्स या ईरान की जो हुकूमत है वो इसराइल के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाएंगे, जबकि उन्हें पता है कि मर्ग बर इसराइल का और मर्ग बर अमेरिका का नारा अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है उनकी, तो क्या वो उनको कबूल करेंगे अवाम? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो ये नारा उनकी मजबूरी है। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि नारों में और अमली इक़दामात में फ़र्क होता है, ठीक है? अमली इक़दामात हमें कहीं नज़र नहीं आते ईरान के कि वो इज़राइल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इज़राइल के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त हमास की तरफ से है ना, क्योंकि वो गज़ा में बैठे हुए हैं, अभी तक वो उनको शिकस्त नहीं दे पाया। उसके जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनका मर जाना किसकी पता है? इसराइल की। बिल्कुल। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है। इसी तरह से अगर ईरान में जो हुक्मरान हैं, जो उनके रूलर्स हैं, अगर ये नारा नहीं लगाएंगे और इसराइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं करेंगे, तो जब ये उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा मकबूल नारा ईरान की अवाम में मर्ग बर इसराइल, यानी इसराइल के लिए मौत, मर्ग बर अमेरिका, अमेरिका के लिए मौत, ये सबसे मकबूल नारे हैं उनके पास, बिल्कुल ठीक है? तो अगर वो ये नारा नहीं लगाएंगे तो क्या उनके अवाम उनको कबूल करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने क्या नुकसान किया इसराइल का इतने सालों में? मतलब जब इस्माइल हानिया का उनके अपने मुल्क में उनको शहीद कर दिया जाता है और उसका कोई बदला नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ जब उनकी अपनी एम्बेसी पर हमला होता है तो अवामी सेंटिमेंट्स को ठंडा करने के लिए वो कुछ कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स या उसका भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता हमें। एक न्यूक्लियर कंट्री अगर हमला करे तो उसका बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट ना हो, जबकि हमास के जो लोग थे या हमास के मुजाहिदीन थे, जब उन्होंने अक्टूबर 7 पे इन्वेड किया यानी इसराइल के अंदर, तो वो लिटरली मोटरसाइकिलों पर भी गए, ठीक, और वो इतना अंदर तक इन्वेड कर गए। तो एक तरफ न्यूक्लियर कंट्री है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और दूसरी तरफ चंद मुजाहिदीन हैं जो इतना नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कौन सा नुकसान पहुंचाया ईरान ने? और हम देखते भी हैं कि रिसेंटली जो बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, शायद उनको सिला भी मिल रहा है ईरान को ना, जो उन्होंने किया है या जो उन्होंने इसराइल का बैकडोर पे तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो उसके उनको सिले भी मिल रहे हैं ना अब। न्यूक्लियर डील्स की दोबारा बहाली की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है? जब आप खित्ते में हार जाएँ और मतलब इतनी बुरी शिकस्त हो, आपकी सारी प्रॉक्सीज़ तबाह हो जाएँ, उसके बाद कौन से रिवॉर्ड्स? एग्जैक्टली। मतलब इज़राइल इस वक्त उसको कोई खतरा नहीं बचा अपने बॉर्डर बिल्कुल। से, ठीक है? तो रिवॉर्ड्स किस बात के मिल रहे हैं, ठीक है? उनकी दोबारा बहाली की बातें क्यों हो रही हैं? बशार अल असद तो चला गया, ठीक है? साथ में हिज़्बुल्लाह भी ख़त्म है। हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है इस चीज़ से कि वेल दैट दैट जस्टिफाइज एक्चुअली कि जो ईरान का एक्चुअली रोल रहा है, वो उस तरह से नहीं जैसे पब्लिक में एक्चुअली उन्होंने पॉजिट करने की कोशिश की है। वेल दैट दैट जस्टिफाइज सिग्निफिकेंटली। लेकिन एक अजीब बात है कि पब्लिक में ये भी एक सेंटिमेंट और एक नैरेटिव पाया जाता है कि यार ये तो यदि जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये तो एक शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट था। यानी एक तरफ शिया रजीम थी, तो दूसरी तरफ सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बेसिकली एक शिया रजीम को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो क्या ये एक वाक़ईतन सेक्टेरियन इशू है? ये नैरेटिव तो मिलता है, लेकिन इस नैरेटिव की कोई हकीकत नहीं है। एक्चुअल में मेरे चंद सवालात हैं जो मोअज़्ज़िज़ शिया कम्युनिटी है, उनको ये पता होगा, ठीक है, कि जो अलवी हैं यानी कि जो नुसैरी हैं, उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि असना अशरी या ये जो पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनके अपने फतावा मौजूद हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं। तो शिया सुन्नी तो नहीं हो सकती। एक और सवाल है मेरा कि आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग, आर्मेनिया आपको पता है कि जिस तरह क्रिश्चियन कंट्री है और अज़रबैजान शिया यानी शिया कंट्री है, ठीक है? और ईरान किसकी सपोर्ट करता है? आर्मेनिया की। दूसरी तरफ टर्की किसकी सपोर्ट करता है? अज़रबैजान की। तो शिया सुन्नी तो इधर ख़त्म हो गया ना इधर मामला। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कुर्द हैं वो क्या हैं? वो सुन्नी हैं, लेकिन जो टर्की है वो उसको फिर भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? तो कहीं भी हमें शिया सुन्नी नज़र नहीं आता और ये नैरेटिव बिल्कुल खोखला नैरेटिव है। अब हुँ। सवाल ये पैदा होता है कि बातें तो मिलती हैं हमें, नारे तो मिलते हैं, ये हमें डिस्कशन तो मिलती है, तो ये वाली सेपरेशन आई किधर से? एक्चुअल में जो वेस्ट है या वर्ल्ड ऑर्डर है वो इसको यूज़ करता है। लोगों को, यानी जब आपको एक खित्ते में आपने डिवीज़न पैदा करनी है तो किस बुनियाद पर करनी है? शाम की जैसी कंट्री में वो बेस्ट बुनियाद सेक्टेरियनिज़्म है, ठीक है? हम देखते हैं कि किस तरह 50 सालों की एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा बैकडोर पर वेस्ट, और एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री में लड़वाने की कोशिश की गई।
ठीक है, यानी इस तरह के बयानात मिलना कि हज़रत ज़ैनब के मज़ार को ख़तरा है, या इस तरह के बयानात मिलना कि खालिद बिन वलीद के मज़ार को ख़तरा है, तो कौन-सा ख़तरा है? और कौन सुन्नी है जो हज़रत ज़ैनब के मज़ार पर हमला करेगा? तो ये बात बिल्कुल फ़िज़ूल बात है, और इसकी कोई दलील नहीं हमें मिलती, और ये एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है। नहीं, ये मिथ भी क्लियर हुई कि एक्चुअली ये कोई सेक्टेरियन इश्यू नहीं है, जिस तरह से एक्चुअली कुछ लोग मीडिया में इसको पॉज़िट करने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो एक डिस्कशन हो गई बैकग्राउंड की, और जो इसके पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट एंगल्स हो सकते थे जो कि एक्चुअली पब्लिक में पाए जाते हैं, और हमने एक-एक को बारी-बारी डिस्कस भी कर लिया। लेकिन कमिंग बैक टू द करंट रियलिटी, अ, मीडिया में अब बशार अल असद के बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर जो डिस्कशन है और मोस्ट फोकस पर्सनालिटी है, वो जुलानी है। ज़ाहिर है जिसने इस पूरी रिबेलियन को लीड किया है, और वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसके अंदर जुलानी के जो बेसिकली वो नारे हैं और गुफ्तगू है वो भी एक्चुअली बहुत पब्लिक में वायरल हुई है। तो असद भाई, नाज़रीन को बताएं कि जुलानी ये क्या शख्सियत है, ये इसका क्या बैकग्राउंड है? जुलानी की शख्सियत एक बहुत अहम शख्सियत है इस वक्त, ठीक है, और उसकी शख्सियत एक चीज़ डिफ़ाइन करती है कि शाम में होने क्या जाएगा, यानी इन नियर फ्यूचर शाम के हालात किस तरह डायनेमिकली चेंज होंगे। तो जो जुलानी है एक्चुअल में गोलान हाइट्स, उसको जोलान हाइट्स इस तरह कहा जाता है, यानी जो उनकी नेटिव ज़ुबान है। तो जुलानी जो है उसने अपना नाम इस नाम पर रखा है, ठीक है, तो उससे अपनी निस्बत ज़ाहिर की। जुलानी 21 साल की उम्र में वो इराक जाता है, और उसके एक रेडिकल इस्लामिक नज़रियात होते हैं। वहाँ पर जाकर वो अल-कायदा को जॉइन करता है, ठीक है? और उससे हटकर वो जब जेल में होता है तो उसकी चंद मुलाकातें अबू बकर बगदादी से होती हैं, जो कि आईएसआईएस के फाउंडर हैं। तो उसके बाद वो आईएसआईएस जॉइन कर लेता है। लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है, यानी शाम में, तो वो एक अपना एक विंग बना लेता है अल नुस्रा फ्रंट के नाम से, जो कि एक्चुअल में एक प्रॉक्सी या एफिलिएट ग्रुप था अल-कायदा का ही। तो अ, फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी थॉट्स जो हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो रेडिकल इस्लामिक या पैन इस्लामिक से वो रिफॉर्मिस्ट और एक मसलियत पसंदी वाली जो शख्सियत है, उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है वेस्ट की तरफ से, या दूसरी जो पावर्स हैं उनकी तरफ से भी। और उसी का नतीजा हम ये देखते हैं कि वो इस वक्त जो रूल कर रहा है, और अभी भी जो बातें हो रही हैं, यानी उसकी तरफ से ऐसे बयानात आना कि हम अपने, यानी जो हमसाया मुल्क है जैसे इज़राइल है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और हमें कोई मसला नहीं है रीजनल पावर से, हम सबके साथ बना के चलना चाहते हैं। इवन जब ये सारा 12 दिन का जो कार्रवाई ये चल रही थी, तो उसके इस तरह के बयान आए कि रशिया के साथ भी हम यानी नेगोशिएशन करने पर तैयार हैं, उनके साथ भी चलना चाहते हैं हम। तो उसकी सारी स्ट्रगल है, वो पैन इस्लामिक से शिफ्ट होकर शाम तक रह गई है, ठीक है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो आने वाले दिनों में भी एक्चुअल में जो यूएस का जो मुफ़ाद है उसको पूरा करने की तरफ जा रहा है। और रिसेंटली आपने देखा होगा एक इंटरव्यू सीएनएन पर भी आया, जो पहले आया, यानी अभी वो सारे वाक़यात हो रहे हैं, उसके दौरान एक इंटरव्यू उसका आता है जिसमें वो रिफ़ॉर्म्स की बातें करता है, जिसमें वो यही बातें करता है कि वी वांट अ रिफ़ॉर्म्ड सीरिया, ठीक है? तो इसकी बातें करता है, ठीक है? और रिसेंटली उसका एक इंटरव्यू बीबीसी पर भी नशर हुआ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, बीबीसी की तरफ आते हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि किस तरह इंटरव्यू चल रहे हैं ये, और किस तरह उसको बिल्कुल, एक हाँ, हाइप मिल रही है वेस्टर्न मीडिया में, बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक चीज़ वाज़ह करता है। और बीबीसी के इंटरव्यू में जब उससे ये सवाल हुआ कि वो शायद अफ़गानिस्तान वाली या इस तरह की कोई रेडिकल स्टेट चाहता है, तो उसने कहा कि रियलिटी डिफरेंट है, मतलब जिस तरह गोल करते हैं ना जॉब को, ठीक है। उसने भी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, उसने यही कहा कि रियलिटी डिफरेंट है, जिस तरह ट्रेडिशंस हैं सीरिया की, हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। उससे इतना क्लियर क्वेश्चन हुआ अल्कोहल के बारे में, और उसके बारे में, जिसके बारे में, मतलब अल्कोहल के बारे में तो इस्लाम की क्लियर टीचिंग्स मौजूद है ना कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और एग्ज़ैक्टली। उसके बारे में उसने कोई क्लियर आंसर नहीं किया कि जिस तरह आने वाली जो बॉडीज़ हैं वो करेंगी फ़ैसला, तो उस तरह चलेगा। यानी एक बंदा इतने भी गट्स नहीं रखता कि वो एक जिसके बारे में किसी यानी जो को एक कोई कतई इख्तलाफ नहीं, नस है बेसिकली उसी को आके वो बिल्कुल, बेसिकली जस्ट उसको रेलेवेंट डिफेंड कर नहीं दे। कर सकता, तो उसके बारे में क्या ही बात करें अब, तो यानी यानी मुस्लिम उम्मा को बेसिकली उसकी तरफ एज़ अ लीडर और हीरो नहीं देखना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एविडेंट हैं एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर। जुलानी जो है वो अभी भी बेसिकली वेस्टर्न एजेंडा और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ ही सिंक्रोनाइज़्ड है। तो क्या होने जा रहा है आगे? एक तरफ यानी हमें नज़र आता है कि सीरिया की जो आम अवाम है, वो 50 साल से एक ज़ुल्म और बर्बरियत के दौर से गुज़र रही है, और जुलानी जो है वो बिल्कुल वही वेस्टर्न और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोपेगेंडा है, उसी के साथ सिंक्रोनाइज़्ड है। तो यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ सीरिया की अवाम के सेंटिमेंट्स हैं,
सही है, जो कि एक इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, जो कि 50 सालों से ज़ुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और अब उनको एक होप नज़र आ रही है कि उनके ऊपर वही सिस्टम आ जाएगा जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं, और जुलानी बिल्कुल उसके यानी बिल्कुल खिलाफ जाने की जो है ना वो कोशिश में है। तो फिर अब एक्चुअली में सवाल ये है कि अब सीरिया का क्या बनेगा? देखिए, जुलानी की जो असलियत है यानी वो तो वाज़ेह हो गई है, यानी वो कोई भी यानी इस्लामिक रिफॉर्म्स या इस तरह की बातें कर नहीं रहा, ठीक है। वो वही बात करेगा जो वेस्टर्न एलाइज या वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके हक में होगी। तो जुलानी की असलियत तो वाज़ेह है। लेकिन जो शाम के अवाम है, जो कि 50 साल से ज़ाहिर की डिक्टेटरशिप इतने मज़ालिम के बाद भी नहीं दबे, उनका नारा तब भी वही था और अब भी वही है कि वो इस्लामिक सिस्टम का यानी इस्लामिक सिस्टम का निफाज चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में अगर जुलानी उनके साथ गद्दारी करेगा तो उनके साथ उसके साथ भी वही हाल होगा जो बशार अल असद के साथ हुआ है। हुँ। वो उसको भी कभी कबूल नहीं करेंगे और यही होगा, यानी एक्चुअल में जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो अवाम की उमंगें हैं यानी अवाम का जो मुतालबा है उसको पूरा किया जाए, उसकी तरफ इकदाम किए जाएँ। लेकिन वो जुलानी है जो वही नेशनलिस्टिक और वही सोच लेके चल रहा है। तो आने वाले वक़्त में भी उसके साथ वही होगा जो बशार अल-असद के साथ हुआ है। तो कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी और शाम के अवाम कभी नहीं झुकेंगे। ये तो इट्स वेरी लाइकली कि हमें शाम के अंदर एक और इसी तरह की रियलिटी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, अगर जुलानी जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के खिलाफ जो है वो कोई पॉलिसी लेके आता है। अच्छा, अच्छा भाई, महसूस तो ये होता है कि जो सीए का एक खित्ता है वो इतना कोई ग्लोबली इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जिस लेवल पे बेसिकली जाके ग्लोबल पावर जो है एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस, इजराइल, टर्की, ईरान, रशिया, इसके साथ दीगर छोटी छोटी स्टेट्स, उन सब की जो बेसिकली एक तरह कह लें कि जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो इसकी तरफ झुकी हुई है। क्या वजह है, सीरिया इतना अहम क्यों है ग्लोबल पावर्स के लिए? देखिए, मिडल ईस्ट और ख़ुसूसन जो सीरिया है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ब्रेज़िन्स्की का मुझे एक कोट याद आ रहा है कि जिसमें उसने ये कहा था कि जो भी मिडल ईस्ट को रूल करता है वो एक्चुअल में वर्ल्ड को रूल करता है। हम्म। और इसकी एक वजह है, ठीक है? ब्रेज़िन्स्की एक बहुत ज़्यादा यानी एक इम्पोर्टेंट फ़िगर है अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर। उसने ये बात ऐसे ही नहीं कही, ठीक है? उसके पीछे एक पूरी हकीकत मौजूद है। वो हकीकत ये है कि जो मिडल ईस्ट है इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स गुज़रते हैं। सूज़ कनाल, आपने रिसेंटली कुछ साल पहले एक वाक़या देखा होगा कि सूज़ कनाल में एक जो शिप है वो फँस जाती है, तो यानी दुनिया की दौड़ें लग जाती हैं एक्चुअल में, ठीक है? दुनिया के जो इतनी ज़्यादा दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बंद हो जाता है और लाख बिलियन डॉलर्स का उन्हें नुकसान हो रहा होता है रोज़ाना की बेस पे, ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खित्ता है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इसराइल की मौजूदगी, इसराइल के सर्वाइवल उसके लिए भी ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट में इस तरह की जो पावर्स हैं वो वजूद में ना आएँ। इस तरह के रेडिकल नज़रियात जो हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए, ठीक है? तो मिडल ईस्ट बहुत ज़रूरी है और मिडल ईस्ट एक्चुअल में हमेशा से सेंटर ऑफ द वर्ल्ड रहा है। जो भी हमें ग्लोबल पावर नज़र आएगी, ठीक है? उसका हमेशा उसकी ये कोशिश होगी कि वो मिडल ईस्ट पर अपना असर और रसूख कायम रखे, ठीक है? बिल्कुल। और यही हमें अभी भी नज़र आ रहा है, यही हमें पास्ट में भी नज़र आया था। तो मिडल ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अच्छा, असद भाई, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि चलें, मैं और आप यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नाज़रीन के लिए एक ऐसी गुफ्तगू, एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो सके जिसके ज़रिए से उनको एक सही नैरेटिव जो है वो मिल सके। लेकिन आई वंडर कि अगर मैं स्क्रीन के उस तरफ बैठा होता और मैं ये डिस्कशन सुन रहा होता, तो मैं अपने आप को बड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस करता कि यार चले ठीक है, सीरिया में कुछ हो रहा है, मतलब ग्लोबल पावर्स उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, कोई उनको ट्रेड रूट से कुछ लेना देना है, वो अपने सिस्टम को बैलेंस में रखना चाहते हैं। सीरिया की आवाम 50 साल से जुल्म में थी। उन्होंने एक रिबेलियन जो है वो की और उन्होंने उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया, और अभी भी आगे जो होने जा रहा है वो कुछ वैसी सूरत हाल है, और वो ये चलता रहेगा, ये टग ऑफ वॉर वहाँ चलता रहेगा। मैं अपने इस कंट्री में रहता हूँ, ठीक है, मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मेरे फैमिली इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, फिर मेरे बॉस के कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ मैं काम करता हूँ। फिर अगर मैं थोड़ा सा और बड़े स्केल पे देख लूँ तो मेरे अपने प्रोविंस के इश्यूज़ हैं, मेरी अपनी स्टेट के इश्यूज़ हैं। यहाँ पंजाबी बलोची से लड़ रहा है या बलोची पंजाबी से लड़ रहा है, और हमारी स्टेट जो है वो कहीं न कहीं कोई ना कोई किरदार अदा कर रही होती है। तो मैं अपने आप को बड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस करता। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ गया कि मैं क्यों कर इस डिस्कशन को सुनूँ और क्यों कर अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करूँ? वेल देखिए, अगर पारा-चनार में कोई इश्यू होता है, वो मेरा इश्यू है। हुँ। अगर बलूचिस्तान में कोई इश्यू होता है, वो मेरा इश्यू है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई इश्यू होता है, वो मेरा इश्यू है। अगर सीरिया में कोई इश्यू होता है, वो मेरा इश्यू नहीं है, ठीक है? देखिए, हम मुसलमान पहले हैं, पंजाबी, बलोची, पठान हम ये बाद में हैं, ठीक है? जिस तरह अल्लाह के नबी ने भी फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचती है, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता कि हम डिस्कनेक्टेड महसूस करें और हम ईमान की पुख्ता हालत में भी रहें।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ शाम जो है वो एक्चुअल में मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिता रहा है हमेशा से। अल्लाह के नबी की हदीस इस बारे में मिलती हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व यमनिना, यानी अल्लाह की बरकतें हों शाम पर और यमन पर, ठीक है। और इसके अलावा एक हदीस ये भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह हम किसके साथ जाएँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन, जो हक़ पर खिता होगा, जो हक़ पर ग्रो होगा वो शाम में होगा, तुम उसके पास जाना। तो शाम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए। और हम बिल्कुल भी इससे डिस्कनेक्टेड महसूस नहीं कर सकते। और अगर हम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम ईमान की किस हालत में मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारी पहली पहचान एक मुसलमान होना है और एक मुसलमान होने के नाते दूसरे मुसलमान का दुख और दर्द महसूस करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा असद भाई, आखिर में आप नाज़रीन को, हमें देखने और सुनने वालों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस पॉडकास्ट को अगर एंड तक देख रहे हैं, अगर वो यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया वो यहाँ से लेके जाएँ? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया किया करते थे। आज हमें पता है कि अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो ये फ़रीज़ा हम पर मुंतकिल हो गया। तो एक्चुअल में हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। ये हमारे हम पर ये फ़रीज़ा शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स उम्मत के मामलात की फ़िक्र नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी हम इस इन अल्फाज़ से समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है। तो इस चीज़ को समझते हुए और सियासत की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, जो कि कुरान और हदीस से वाज़ेह है, ठीक है। तो इसको समझते हुए हम पर भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम सीरिया, शाम और दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं और ख़ुसूसन शाम में जो हालात चल रहे हैं उस पर गहरी नज़र रखें, उनकी फ़िक्र करें, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, उस पर गहरी नज़र रखें। और जो सीरिया की अवाम चाहती है, शाम की अवाम जो चाहती है, इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक स्टेट, उसका क़याम, उसका हम भी मुतालबा करें और उन्हीं के साथ खड़े हों। थैंक यू सो मच असद भाई। आज आपने हमें टाइम दिया और हम इस सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को कई एंगल से डिस्कस कर सके और उम्मीद है कि नाज़रीन को यहाँ से एक थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन ज़रूर सुनने को मिली होगी। मैं इस पॉडकास्ट का इख्तिताम बस इन्हीं अल्फाज के साथ करूँगा कि देखें, ये वक्त जो है ना, ये हमसे डिमांड करता है कि हम अपने छोटे-छोटे बबल से बाहर निकलें। हम दुनिया की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि मेरा, यानी एक उस इंसान का जो कि स्क्रीन की उस तरफ बैठा है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस दुनिया के अंदर। वो इस दुनिया की डायनामिक से कटा हुआ बिल्कुल नहीं है। वो ये ना समझे कि वो अपने घर में बैठा है और वो अपने रोज़गार के मामलात को सँभाल रहा है, तो बस यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं। हर गुज़रते लम्हे के साथ सीरिया के अंदर जो मामलात मज़ीद बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, कहीं न कहीं मैं और आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं। आखिरत में अल्लाह हमसे इसके बारे में ना पूछे, इसलिए हमें इस चीज़ की भरपूर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैं इस दुआ के साथ आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाम में हमारे भाइयों की मदद फ़रमाए और न सिर्फ़ शाम में बल्कि गज़ा, फ़लस्तीन और इस तरह पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फ़रमाए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।